अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। DGISPR ने पाक फौज ने और उसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया और उसके साथ साथ DGISPR ने तस्दीक की है कि तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि धमकी आमेज मरासले और बैरूनी मुदाखलत की तस्दीक करते हैं। इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने कोई ऑप्शन नहीं दिया था और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा। आर्मी चीफ ने ना तो मुद्दत मुलाजमत में तौसी तलब की है और ना ही इस चीज़ को कबूल करेंगी। और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस धमकी आमेज मरासले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी किया है। इस प्रोग्राम में बात करेंगे और उसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करने जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत खात्मे के बाद अपना कल पहला पेशावर में बहुत ही कामयाब पावर शो दिखाया है और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जारहाना हिकमत अमली काबिल अज़ वक्त इंतखाबात पर मजबूर करेगी या नहीं, इस पर बात करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक अरकान ने इस्तीफ़ा भी दिया है, जिसे कासिम सूरी साहब ने जो बतौर कायम मकाम डेप्यूटी स्पीकर है, उन्होंने PTI के 123 अरकान का इस्तीफ़ा मंजूर भी किया है। और उसके साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी मुनखरिफ अरकान की ताहयात नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट से राबता किया है, उस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर हिस्से में नाज़रीन हम बात करने जा रहे हैं, पावर डिवीजन हुक्काम ने काम ना करने का मलबा नैब पे डाल दिया है। हुक्काम पावर डिवीजन ये कह रहे हैं कि हमने नैब के खौफ की वजह से कोई काम नहीं किया है और नैब के खौफ से फैसला साजी मुतासिर हुई है। LNG बर वक्त नहीं खरीदी गई और उसके साथ साथ उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म को और उनकी साबका हुकूमत के ऊपर एक चार्ज शीट भी तैयार की है। और उसके साथ साथ हुक्काम पावर डिवीजन का ये कहना है कि बिजली की किल्लत नहीं है, कारखाने ईंधन ना होने और फनी खराबियों के बाइस बंद हैं। इस प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइच और कुछ ही देर में फवाद चौधरी साहब भी ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, अदील, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। आज जो DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम नज़रें इस तरफ थी, सब बहुत ही गौर से इसको सुन भी रहे थे, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें सामने है, तर्जुमान पाक फौज साहब ने जो धमकी आमेज मरासला था उसको और जो बैरूनी मुदाखलत जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव है, जो जिसके ऊपर इस वक्त वो स्ट्रीट्स में मौजूद है, उन्होंने कहा है कि ऐसा हुआ है, लेकिन बहरहाल उस तमाम एलामिये के अंदर साजिश का लफ्ज़ कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है। मैं चाहूँगी इस पर आपका टेक। देखें, इस वक्त जो सारी पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़ात्मे, नई हुकूमत के आने और इससे कुछ पीछे चले जाएं, जो तहरीक अदम एतमाद का सारा जो मामला चल रहा था, इसमें बहुत सारी चीज़ें इदारों से जो हैं वो जोड़ी जा रही थी और इस तमाम नज़रें इस वक्त ISPR की जानिब ज़रूर इसलिए थी कि बहुत सी चीज़ों में अबहाम पैदा हो चुका था, बहुत सी चीज़ें ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिस पे बहुत से लोगों के सवालात थे और उसमें इस वक्त की जो सबसे बड़ी जो सियासी डेवलपमेंट है वो घूमती है ये जो एक ख़त है, डिप्लोमेटिक केबल है, जिसे साजिश करार देती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बैरूनी साजिश करार देती है। सारा बयान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस मुबैना जो ख़त में लिखी गई जो कंटेंट्स हैं उसके ऊपर है। अच्छा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ था, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद जो एलामिया आया था, वो एलामिया एक दफ़ा फिर हम इस पर ज़रा नज़र डालते हैं, क्योंकि आज DGISPR ने ये कहा है, बाबर इफ्तिखार साहब ने, कि इसमें अब जो भी है ये एलामिया में ही है और एलामिया में चीज़ें वाज़ेह हैं। हालांकि ये एलामिया तो उस वक़्त से टेलीविज़न स्क्रीन पर चल रहा है, लेकिन किसी ने इस एंगल से इस पर गौर नहीं किया कि और हालांकि जब ये एलामिया आया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी, देखें जी, साबित हो गया कि बैरूनी साजिश है। लेकिन आज उन्होंने सिर्फ एक नुक्ते की बुनियाद पर यह कहा कि इस एलामिया में कहाँ लिखा है कि कोई बैरूनी साजिश है, लेकिन उसमें उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि मुदाखलत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अब इस वक्त बहस ये शुरू हो गई है कि क्या बैरूनी मुदाखलत साजिश नहीं होती, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि साजिश अगर है तो अस्करी क़यादत वहाँ पर मौजूद थी, ये चीज़ें वहाँ पर अगर साबित हो गई थी तो इसमें फिर एलामिया में भी ये चीज़ आनी चाहिए थी। और ये जो एलामिया है, जो 37वां इजलास था कौमी सलामती कमेटी का, उसमें ये कहा गया था कि जो कौमी सलामती कमेटी ने गैर मुल्की अहदेदार की गुफ्तगू को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुल्लम खुल्ला मुदाखलत करार दिया और उन्होंने कहा कि ऐसी गुफ्तगू किसी भी सूरत हाल में काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान सफारती रवायात को मलहूज़े हाथे रखते हुए भरपूर जवाब देने का पाकिस्तान ने फैसला किया है
और इसमें फिर ये बताया गया कि इस्लामाबाद में भी और वाशिंगटन में भी जवाबी जो रद्द-ए-अमल है वो दिया जाएगा, डिमाश भेजा जाएगा। और इसमें फिर वो जो तौसीक की गई पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को जो इन कैमरा सेशन में एतमाद में लिए जाने के मामले की तौसीक की गई। अब इसमें वाकई अगर इसको पढ़ें, एलामिया ज़ाहिर है ये पब्लिक है, इसमें कहीं बैरूनी साजिश का लफ्ज़ तो नहीं लिखा, लेकिन बैरूनी मुदाखलत का लफ्ज़ इसमें ज़रूर लिखा है। अगर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे ये जरूर पूछते हैं कि कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको क्या लगता है अदील, ये जो तमाम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है उसको एक बूस्ट अप मिला है या उनके नैरेटिव की एक तरह से नेगेट हुई है वो चीज़? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुखालफीन है ना वो इसको देख रहे हैं इस अंदाज में कि जी उनके नैरेटिव को बहुत बड़ा धचका लगा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हक में लोग हैं वो कह रहे हैं जी देखें बैरूनी मुदाखलत ये तस्लीम की गई है तो साजिश यही होती है, साजिश और बैरूनी मुदाखलत क्या होती है। तो अब बात इस इंटरप्रिटेशन पे आ गई है। और साथ ही DGISPR साहब ने यह भी कहा कि इसके जो मिनट्स हैं उसको पब्लिक करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब मेरे ख्याल में जो नई गवर्नमेंट है, नई गवर्नमेंट इस मामले को इस तरह अनअटेंडेड नहीं छोड़ेगी। ये बहुत सी चीज़ें ये सामने लेकर आएंगे जो चीज़ें पब्लिक नहीं हुई। उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब का सारा बयानिया खड़ा ही इस बुनियाद के ऊपर है। और इमरान खान साहब का जो बयानिया है इसमें कोई शक नहीं है, इस वक्त अगर किसी का पॉलिटिकल बयानिया जीत रहा है तो वो इमरान खान है। और उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया है कि ये बैरूनी मुदाखलत हुई है या नहीं। अब बैरूनी मुदाखलत तस्दीक तो हो चुकी है, की तस्दीक तो है, बैरूनी मुदाखलत ये करार दिया गया है। ये भी तस्दीक होगी कि वो जो एलामिया आया है, जाहिर है ये कंसेंसस से आता है एलामिया। बिल्कुल तमाम चीजें अदील, आपको लगता है कि ये एक लाइन पर हैं? ये साजिश का वर्ड बहुत मैटर कर रहा है। एक होता है मुदाखलत करना जो कि सुपर पावर्स अमूमन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में करती हैं, और एक होता है कि साजिश के तहत तमाम एक चीज़ को डिमोलिश करना, उसको ख़त्म करना और एक नए सिरे से एक नई चीज़ को लेके आना। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक लाइन के ऊपर हैं, जो बिल्कुल एक लाइन इस एक वर्ड से लेफ्ट या राइट हो सकती है। देखें इमरान खान क्या कह रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि देखें ये जब ये डिप्लोमेटिक केबल आती है उसके चंद घंटों बाद ही तहरीक अदम एतमाद जो है वो दायर हो जाती है। उनका बयानिया बुनियादी तौर पे ये है, अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं आए कि अमेरिका ने कोई फंडिंग की हो। अमेरिका ने, हाँ ये ज़रूर है कि अमेरिकी सफारत खाने में लोगों की मुलाकातें हुई हैं, यूरोपीय यूनियन के सफारतकारों से लोगों की मुलाकातें हुई हैं। ये सवालात स्ट्रेंथन करते हैं इमरान खान साहब के बयानिए को। ये इतना आसान नहीं है कि आप ये कह दें कि जी कोई साजिश नहीं है, अलबत्ता मुदाखलत है तो जी इमरान खान के बयानिए को बहुत बड़ा धचका लगेगा। मेरे ख्याल में इमरान खान के बयानिए को इतनी आसानी से आप नहीं दबा सकते। उसकी रीज़न ये है, ये उनके सियासी हरीफ हैं, जो उनके अपोनेंट्स हैं, क्योंकि इमरान खान के जो उनके साथ लोग हैं वो ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो इस बात पे कायल हैं कि जी ये अमरीकी साजिश हुई है, बैरूनी मुदाखलत हुई है। और इसके अलावा जो दीगर जो कुछ चीज़ें आज उनमें क्लैरिटी आई है वो जो खास तौर पे, एक तो ऑप्शंस के हवाले से भी मैं बात करूंगा, और एक जो 9 तारीख को जो मुबैना तौर पर वहाँ पर कोई इंसिडेंट हुआ जिसमें ये कहा गया जी कि जो BBC की स्टोरी थी, आज उस BBC की स्टोरी को एक मरतबा फिर रद्द किया गया, बड़ा कैटेगोरिकली रद्द किया गया और उसे वाहियात कहा गया। और वो इसलिए कहा गया कि इस स्टोरी में जो कंटेंट्स हैं, इस स्टोरी में जो कहा गया है कि क्योंकि वो इंतहाई नामुनासिब अंदाज में लिखा गया था कि जी कुछ शख्सियात आई, हेलीकॉप्टर आया, तो वो चीज़ें रद्द हो गई हैं। ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ था और इस वाक़े से मुतल्लिक जो जुबान ज़द-ए-आम चीज़ हो गई थी, आम आदमी इस पे बात कर रहा था कि वाकई शायद कोई ऐसा इंसिडेंट जो है वो खुदा न खास्ता कोई हुआ है, लेकिन इसको उन्होंने वाज़े तौर पर जो है वो रद्द कर दिया। लेकिन इस हवाले से उन्होंने बात की है कि बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी सियासी क़यादत बातचीत के लिए तैयार नहीं थी। ये भी एक स्टेटमेंट सामने आई है। ये उन्होंने इसलिए कहा है कि आपस में बातचीत के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि जो फौज पे या इदारों पे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा होता है कि मुदाखलत का, सियासत में आने का, तो जब एक जानिब इदारा खुद कह रहा है कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, इदारा खुद ये कह रहा है कि हम आज, तो उन्होंने यार न्यूट्रल के हवाले से भी कह दिया कि ये मुनासिब शायद वो लफ्ज़ नहीं है उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसमें उन्होंने ये बताया कि खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रोच किया
क्योंकि सियासी क़ियादत जो है आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं थी। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि बीच बचाव कराएं इस हवाले से। तो वो जो 3 ऑप्शन हैं वो इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं दिए थे। वो 3 ऑप्शन वहां पर जो डिस्कशन हुई, जो बहस हो रही थी, जो डिस्कशन हो रही थी, उसके नतीजे में चीजें सामने आई थी। इमरान खान साहब की बैकफायर होती भी नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से 3 ऑप्शन नहीं, वैसे इमरान खान साहब ने उस वक्त जो बात की थी ना, वो उसकी लोगों ने इंटरप्रिटेशन गलत की थी। इमरान खान साहब भी उस वक्त बुनियादी तौर पर यही कह रहे थे, उनका हरगिज मकसद ये नहीं था कि एस्टैब्लिशमेंट इस मामले में कोई ऐसा कोई नेगेटिव किरदार था। 3 ऑप्शन सामने रख दिए। उसका जो मकसद है, उसको अगर दोबारा सुना जाए, वो जो इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसका मकसद यही था, उनका मतलब यही था, उसका जो उनके बात करने का मतलब यही समझ आता था कि वो 3 ऑप्शंस को डिस्कशन के नतीजे में को सामने आए, तो उन्होंने एक चूज कर लिया कि जी ठीक है, मैं इस्तीफा तो नहीं दूंगा, फिर ये असम्बलियां तहलील और मैं इलेक्शन में चला जाऊं। लेकिन फिर आज उन्होंने ये भी बता दिया कि फिर वो अपोजिशन मानी नहीं थी। जब अपोजिशन मानी नहीं है तो उसके बाद फिर ये मामला आगे चले गए। फिर और एक और जिस चीज को डीजी एसपीआर साहब ने आज डिस्कस भी की है, जो कि मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा है कि लोगों के सियासत और नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक ख्यालात को मनफी शक्ल दी जा रही है। सो ये भी एक प्रोपेगेंडा है जिसको इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट किया जा रहा है, और उसको अगर आप कह लें बैरूनी असर रसूख हो सकता है, या कुछ इंटरनली भी कुछ अनासर ऐसे हो सकते हैं, वो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस चीज़ को बढ़ावा बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं है, इस वक्त सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें भी हैं, उसमें लोगों के अपने जज्बात हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करने के लिए भारत समेत जो कुछ और ममालिक या जो हमारे दुश्मन हैं, वो इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। जो जिस तरह से ट्रेंड चल रहे हैं, वो कभी भी पाकिस्तान में बैठा हुआ शख्स, जिस तरह इदारों से मुतल्लिक ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, वो कभी भी कोई सेंसिबल शहरी कोई सियासी शख्सियत वो नहीं कर सकते इस तरह के हैशटैग्स और ट्रेंड्स यूज़। जाहिर है अभी ये इस दौर में ये जो 5th जनरेशन वारफेयर का ये जो दौर है, इसमें ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसमें किया क्या जा रहा है कि हमारे इदारे कई महाजों पे लड़ रहे हैं, और ऐसे में इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मौजूदा सूरत हाल को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हमारे जो इदारे हैं वो पहुंच चुके हैं कि असल ये मामला कहां से चल रहा है। ज़ाहिर है ये इतना आसान नहीं है इस पे काबू पाना, और इसमें खुद फौज क्या कर सकती है, इसमें असल काम करना है FIA ने। FIA की भी आपको पता है कि इतनी इस्तेदादे कार तो है नहीं है, और ये मामला सिर्फ बाउंड्रीज के अंदर तो है नहीं है, ये मामला अगर बाहर से डील हो रहा है तो उसको टेकअप करना बहुत मुश्किल काम है। बहरहाल उसमें जो अपने लोग हैं उनका साथ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम को टाइम दिया। फवाद साहब, आज जो डीजी एसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने वाजे किया है कि बैरूनी साजिश भी है, और उसके साथ साथ जो बैरूनी साजिश नहीं है, उन्होंने कहा मुदाखलत की तस्दीक हुई है, लेकिन साजिश का वर्ड उन्होंने इस एलामिया से कहा है कि उसमें इस तरह कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं है। सो फवाद साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि ये तमाम जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें आपको लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं बैकफायर हुआ है? नहीं, वो तो मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया है कि DGISPR ने जो हमारा मौक़िफ़ है उसको रीट्रीट किया है। जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो बात आई, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको रीट्रीट किया है, उसकी तौसीक की है, और ये वाज़ेह किया है नंबर 1 कि एक मुरासला है, नंबर 2 कि उस मुरासले में लैंग्वेज इनएप्रोप्रिएट है, नंबर 3 ये है कि वो मुरासला पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, और नंबर 4 हमने डेमार्च जो है वो इशू किया है। तो ये 4 चीज़ें जो है वो उसकी तो उन्होंने कंफर्मेशन कर दी है। अब उसके बाद जाहिर है कि एक वाहिद हल यही है कि आप इसको लेकर कमीशन में जाएं, इंडिपेंडेंट कमीशन हो, और इंडिपेंडेंट कमीशन जो है वो फिर बाकी सवालात के जवाब ढूंढे कि लोकल हैंडलर्स कौन थे, किन किन लोगों से मुलाकातें हुई, किन मसलन ये जो राजा रियाज, वज़ीर अकरम, ये लोग कितने को जो है ये हेनरी किसिंजर थे जिनसे वो मिले, और उसके बाद उन्होंने पार्टी चेंज कर ली। उसके बाद जो MKM और BAP के लोगों से उनकी मुलाकातें हुई या नहीं हुई। फिर एक कौन से पाकिस्तान की सियासी जमात के जो एक लीडर हैं वो अमेरिका गए, और वहाँ 1250 एकड़ की रैंच के ऊपर 9 दिन वहाँ पे रहे, वहाँ उन्हें कौन कौन मिला। ये सारी बातें हैं जो कि इंडिपेंडेंट कमीशन में सामने आनी चाहिए,
ताकि इस मामले का एक फाइनल हल जो है वो हमारे सामने है। यानी आप लोगों के पास ये एविडेंस मौजूद हैं, ये कमीशन के सामने पेश किए जाएंगे, या आप चाहते हैं कि इस चीज की इन्वेस्टिगेशन हो ताकि आपके इल्म में भी चीजें आए कि हुआ क्या है? फवाद साहब, ये सारा डाटा जो है ये एजेंसीज के पास मौजूद है, और अगर कमीशन बनता है और इनके एजेंसीज को बुलाएगा तो एजेंसीज उनके सामने जो है वो पेश करेंगे। फवाद साहब, आप लोग भी कमीशन बना तो रहे थे, फिर उसमें जनरल तारिक साहब ने उसमें माजरत कर ली, तो क्या ये अच्छा होता आप अपने दौर में कमीशन बना के चले जाते? अब तो ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे कोई ऐसा कमीशन बने। तो कैबिनेट ने बना दिया है और उसके सही। मिनट्स भी जो है वो भी रिकॉर्डेड है, और उसके ऊपर जो TOR है वो भी रिकॉर्डेड है। अब ये है कि वो उन्होंने ये कहा था जनरल तारिक ने कि अगली हुकूमत आके फैसला करे, तो मेरे ख्याल में इस हुकूमत को जनरल तारिक को रिक्वेस्ट कर लें। अब दूसरा सूरत यह है कि हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान को हमने कहा है वो वहाँ पे ये फैसला करना। ठीक है फवाद साहब, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चाहेगी कि इन्वेस्टिगेट हो, सो उसके लिए आप लोगों का सिस्टम का पार्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोगों ने एक ही मुतालबा भी किया कि जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, इसके अलावा बहुत सारे आपके मुख्तलिफ मुतालबात भी हैं, सो उसके लिए आपका सिस्टम का पार्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप लोगों ने तो इस्तीफे दे दिए और आप लोगों ने साथ बैठने से भी इनकार कर दिया, तो वो प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ेगा? ये प्रोसेस सबसे पहले तो देखें ना, इस वक्त तो प्रोसेस है ही नहीं। इस वक्त तो पाकिस्तान के ऊपर एक बैरूनी हुकूमत जो है वो मुसल्लत है जिसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। तो सबसे पहले कोई भी प्रोसेस शुरू होने से पहले ज़रूरी है कि आम इंतखाबात हों, इंतखाबात के ज़रिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो बरसर इक़्तिदार है और वो इन मामलात को लेके आगे बढ़े। फवाद साहब, ऐसी भी इतलात हैं कि आपसे बैकडोर राब्ते करके ये कहा जा रहा है कि किसी तरीके से इस्तीफे वापस ले लें, लेकिन आज जो इतलात सामने आई कि वो तो कासिम सूरी साहब ने मंजूरी दे दी उनकी और मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया, तो आगे फिर अगर ये मंजूर हो जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है बाई इलेक्शन में जाने के सिवा, वो तो बाई इलेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर बाई इलेक्शन में जाते हैं तो फिर तो आम इंतखाबात इतनी जल्दी नजर नहीं आते। नहीं, बाई इलेक्शन अगर 130 पे वो करा सकते हैं तो फिर जनरल इलेक्शन भी करवा सकते हैं, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आधी असम्बली जो है उधर उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं तो फिर इधर भी करवा दें। तो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी जिसके ऊपर ये सारा मामला जो है होना है, चलना है। ये इलेक्शन बाई इलेक्शन नहीं होने, मुल्क को जनरल इलेक्शन की जरूरत है और हमने उसी तरफ ही आगे बढ़ना। लेकिन आज जो आखिरी सवाल ये है, आज जो DGI-SPR साहब की जानिब से ये कहा गया है कि बैरूनी साजिश का इसमें कोई लफ्ज़ नहीं है, लेकिन आपके जो सियासी हरीफ हैं, आपके जो नाकदीन हैं, वो तो इस पे कह रहे हैं कि आपके बयानिए को बहुत बड़ा धचका लग गया, आप साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे। बैरूनी मुदाखलत और साजिश में फ़र्क होता है? क्या फ़र्क होता है अगर बैरूनी मुदाखलत में साजिश? बस ये आपके जो आप पर जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग आपके मुखालफीन हैं वो तो कह रहे हैं कि हम जीत गए, आज हमारा बयानिया जो है वो जीत गया। मैं आपसे समझना चाहता हूँ ना, आप बता दें बैरूनी मुदाखलत में और बैरूनी साजिश में क्या फ़र्क है? आज DGI-SPR साहब ने भी कहा कि जो डिमार्श दिया गया है वो डिमार्श जो है वो ये साजिश के लिए नहीं बल्कि वो इसलिए दिया गया है कि जो जुबान इस्तेमाल की गई, और आमतौर पे ऐसे डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में फवाद साहब जो फॉरेन ऑफिस की जानिब से इस तरह जारी भी की जाती हैं प्रेस रिलीजेज, उसमें ये कहा जाता है कि ये आमतौर पे भारत की जानिब से ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं जब कोई, तो ये कहा जाता है, इस तरह की जुबान इस्तेमाल की जाती है कि ये मुदाखलत के मुतरादिफ है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये साजिश ही है। नहीं, आप इस तरह करें कि फॉरेन ऑफिस को फ़ोन करें और उनसे कहें कि हमें कोई एक और मिसाल दे दे जहां पर हमारे सफीर को कहा गया हो कि ये नो कॉन्फिडेंस आ रही है, अगर ये नो कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं होती तो आपके साथ हमारे ताल्लुकात बड़े ख़राब होंगे, और अगर ये कामयाब हो जाती है तो फिर हम आपके साथ एवरीथिंग विल बी फॉरगिवन। अगर इस तरह की कोई और है और ये आती रहती हैं फिर तो आप बड़े बेगैरत हैं कि आप इस तरह जो है वो ये करते हैं कि जो भी आपके पास इस तरह की आती हैं और आप उसको पी जाते हैं, तो फिर तो पाकिस्तान में अजीब-ओ-गरीब हुकूमतें मुसल्लत रही हैं। तो पहले तो हम मेरे ख्याल में फॉरेन ऑफिस से पूछ लें कि इस तरह की लैंग्वेज की, इस तरह की जो है वो इससे पहले कितनी दफ़ा आई है और फिर उसके मुताबिक आगे चल। आज तो फॉरेन ऑफिस ने फवाद साहब शुक्रिया अदा किया है कि अमेरिका की जानिब से जो तहनीती पैगाम शहबाज शरीफ साहब के लिए आया है उस पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया। अगरचे तहनीती पैगाम तो दीगर ममालिक की जानिब से भी आए हैं, लेकिन खास तौर पे ये प्रेस रिलीज जारी की गई है। हाँ, उन्होंने तो करना ही था, एक मुलाजिम हुकूमत आ गई है तो उनको तो करना ही था ना। ये तो शुक्र करें कि अभी तो मैं शुक्र है कि इन्होंने अमरीकी झंडा ऐड नहीं कर दिया कि ना शहबाज शरीफ साहब बैठा करेंगे, पीछे अमरीकी झंडा हुआ करेगा।
बहुत बहुत ठीक है, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब ने प्रोग्राम को अपना टाइम दिया। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद अगले टॉपिक पे बात करेंगे। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हुकूमत में से जाने के बाद जो पहला पावर शो किया है पेशावर में, कितना कामयाब जलसा रहा और क्या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर मजबूर कर सकते हैं। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत के खात्मे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल अपना पहला कामयाब पावर शो पेशावर में किया है। लेकिन नदील, यहाँ पर सवाल यह है कि क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है और ऑब्वियसली जो उनका पहला कल का पावर शो था वो भी बहुत ज़्यादा कामयाब रहा है। अब आगे उनके मुख्तलिफ कराची के भी प्लान्स हैं। लेकिन अगर मैं जो कल का पेशावर का जलसा था उसको देखने के बाद अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जारहाना हिकमत अमली है, इसके बाद कबल अज़ वक्त इंतखाबात करने पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मजबूर कर सकते हैं अपोजिशन हुकूमत को? देखें जी कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो कल इनका पेशावर में पावर शो था बहुत ही कामयाब पावर शो था और पेशावर की तारीख़ में यानी इतना बड़ा जलसा कहा जा रहा है कि वो नहीं हुआ। और इमरान खान साहब इस वक्त लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो रहे हैं। वैसे भी रमज़ान में तो लोग वैसे ही बाहर नहीं निकला कर रहे थे और एक तो रमज़ान का महीना, उसमें एक एडवांटेज ये है कि शाम के टाइम जब मौसम बेहतर होता है तो लोगों को निकालने में इनको मदद मिल जाती है, आसानी हो जाती है। लेकिन बड़ा जलसा था और इमरान खान साहब का जो रवैया था, उनका जो अंदाज़ था वो बड़ा जारहाना था और इमरान खान साहब बहुत गुस्से में नज़र आ रहे थे, जो ये बता रहा है कि वो अब एग्रेसिव लाइन लेकर चलने वाले हैं। और उन्होंने 2-3 मरतबा उन्होंने ये तंबीह भी की, बल्कि धमकी भी लगाई कि ये जो इनके सोशल मीडिया के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, उसके बाद मैंने कॉल दे दी तो वो शहबाज शरीफ साहब को कह रहे थे फिर छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है जी कि इस वक्त इमरान खान साहब ने ये इस्टेब्लिश कर दिया है कि लोग उनके साथ सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं। लेकिन इमरान खान साहब अब चाहते हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हों और अब जो नई हुकूमत बनी है वो इस हवाले से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपना रही। पहले ये सब लोग कहा करते थे कि जी इंतखाबात होने चाहिए, मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए, सबसे आखिर में इमरान खान साहब ने ये बात की। लेकिन जब इमरान खान साहब ने ये बात की, जिस तरह DGI साहब ने भी बात की कि जी उन्होंने कहा जी ठीक है असम्बलियाँ तोड़ देता हूँ और उसके बाद इंतखाबात, तो अब ये मुकर गए, मुकरे हुए लग रहे हैं। उसकी वजह है कि ये कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपना रहे। अब फवाद चौधरी साहब से भी हमने सवाल ये किया, अब इनके इस्तीफ़े जो आ गए हैं, इनके इस्तीफ़े कायम मुकाम स्पीकर ने मंजूर कर लिए हैं, वो प्रोसेस के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए हैं। असल स्टेप वही होता है जो कि स्पीकर जब मंजूरी दे देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इनके जो इस्तीफ़े हैं वो कानूनी तौर पर रूल्स के तहत मंजूर हो गए हैं। अगर डिप्टी स्पीकर ने इनकी मंजूरी दे दिया है तो इलेक्शन कमीशन के तो सिर्फ नोटिस में लाना होता है, उसके बाद उन्होंने जस्ट उनको डी नोटिफाई करना होता है, उसके बाद फिर 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने होते हैं। अब इस वक्त ये टेंशन तहरीक इंसाफ के लिए भी है। तहरीक इंसाफ इसलिए अब आने वाले दिनों में दबाव बढ़ाएगी कि मुल्क में खुदा न खास्ता अनारकी फैलेगी, सियासी इंतशार बढ़ेगा अगर जल्द अज जल्द इलेक्शन ना करवाए गए। तो तहरीक इंसाफ इस वक्त भरपूर तरीके से हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन और दबाव डालने के लिए एक स्ट्रैटेजी, सॉरी टू कट यू ऑफ अदील, जो मैंने अभी फवाद साहब से भी सवाल किया कि आपको सिस्टम का पार्ट रहना पड़ता है, तभी आप उस तमाम अमल को आइन या कानून के मुताबिक आगे लेकर जा सकेंगे, तभी आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, या मुख्तलिफ किस्म के जो भी आपने फैसले या मुतालबात अपने मनवाने हैं उसके लिए सिस्टम का पार्ट होना ज़रूरी है। जब सिस्टम का पार्ट ही नहीं होंगे, इस्तीफे दे दिए जाएंगे, आप बता रहे हैं कि वो कानूनी तौर पर एक्सेप्ट हो चुके हैं, वो प्रोसीजर भी कंप्लीट हो चुका है, तो फिर किस तरह से आगे प्रोसीड होगा? बहुत कोशिश भी की गई इन्हें बैकडोर इनसे राब्ते करके कि जी आप आएँ पार्लियामेंट में बैठें, आप सिस्टम का हिस्सा बने। लेकिन PTI ने यह तय कर लिया है कि हम सिस्टम का हिस्सा रहते हुए दबाव नहीं डाल सकते, उससे वो प्रेशर नहीं बनेगा। और ये बात उनकी दुरुस्त मालूम होती है, क्योंकि देखें कल अयाज सादिक साहब को क्यों ये कहना पड़ रहा है कि जी इनके 20-25 लोगों ने कहा है कि जी हमने तो दिए ही नहीं है खुशी से इस्तीफे, इसलिए असेंबली सेक्रेटेरिएट इनके इस्तीफे ना ले, और ताकि जब तक वो नए स्पीकर आ जाएं उस वक्त तक इनके इस्तीफों को रोका जा सके, डिस्टर्बेंस पैदा की जा सके इनके प्लान में,
क्योंकि अगर इनके वाकई 20-25 लोगों को ये कायल करने में इनके इस्तीफे मंजूर होने से पहले कामयाब हो जाते हैं तो ये तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा धचका होना था। शायद यही वजह है कि जो स्पीकर के इंतखाब का मामला है, नए स्पीकर के इंतखाब का मामला, वो आगे ले जाया गया है। वो 6-7 दिन आगे ले जाने का मकसद ही शायद ये है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब आपको याद होगा 2014 में जब इन्होंने रिजाइन किया था तो उस वक्त अयाज सादिक साहब ने इनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए थे, और उसके बाद ये कहते थे जी कि हमने इस्तीफे दे दिए हैं। वो कहते थे नहीं, फर्दन फर्दन मेरे पास पेश होके आए और उसके बाद मंजूर करेंगे। उसके बाद ये फिर लोग पार्लियामान में गए। अब इन्होंने ये तय किया है कि इस्तीफे वापस नहीं लेने, सड़कों पर रहकर ही झंझोड़ा जा सकता है, प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है और हुकूमत को मजबूर किया जा सकता है कि वो अर्ली इलेक्शन की जानिब जाए। नाज़रीन को सुनवा देते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो सड़कों पर रहने की पॉलिसी है, अपना नेक्स्ट जो लाहा अमल है वो भी शेयर करें। नाज़रीन ये सुन लीजिए। ये कौम इन डाकुओं को कभी तस्लीम नहीं करेगी और मैं हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा, अपनी अवाम को, अपनी गैरतमंद अवाम को इन बेगैरतों के खिलाफ खड़ा करूंगा। मैं कराची आ रहा हूं इस हफ्ते को और लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में जुमरात आ रहा हूं, और मैं इन सबों को आज चैलेंज करता हूं कि जो आप अवाम को अब निकलता देखेंगे पाकिस्तान की तारीख में, कभी इस तरह अवाम सड़कों पर नहीं निकली जो इंशाल्लाह मैं सड़कों पर निकालूंगा। जी अदिल, और ख़ासकर जो कल का जो पावर शो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उससे तो आगे बहुत अच्छा मोमेंटम कराची और लाहौर के जलसों के लिए सेट कर दिए, तो बहुत इजी रहेगा इमरान खान साहब के लिए। ज़ाहिर है इमरान खान साहब के लिए इजी है, लेकिन एक मुश्किल भी है कि अगर इलेक्शन आगे चले जाते हैं तो, और इससे पहले इलेक्शन कमीशन अगर बाई इलेक्शन अनाउंस कर देता है तो उसके बाद ज़ाहिर है इन्होंने तो फिर बाई इलेक्शन में नहीं जाना। इन्होंने तो अभी ये नशिस्तें छोड़ी हैं, ये तो जाएंगे आम इंतखाबात के लिए। और आम इंतखाबात अगर दूसरी जमातें अभी जो अक्टूबर नवंबर तक नहीं करवाती आम इंतखाबात, तो उसके बाद फिर इनके लिए मोमेंटम इतना लंबा अरसा कायम रखना, मुश्किल सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा, लोगों को इतना अरसे तक बाहर निकाली रखना। लेकिन मुझे ये ऐसे लग रहा है, और इमरान खान साहब ने कल अपनी स्पीच में कहा भी, धरना दिया हुआ उन्होंने जो इमरान खान साहब ने कल ये बात की भी कि वो फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये कह रही है ना कि फिर इस्लामाबाद आकर बैठ जाएंगे, तो ये वो चीज होगी कि ये खत्मी जो इनका जो स्ट्रेटेजी होगी, फाइनल लाया अमल होगा, वो ये होगा कि जब ये देखेंगे कि शहर शहर में पावर शो करने के बाद प्रेशर नहीं बन रहा, फिर ये इस्लामाबाद आके बैठ जाएंगे। मैं जबरदस्ती इलेक्शंस करवाऊंगा, ये इंतखाबात में करवाऊंगा। अब उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है ये कहने के सिवा और ये करने के सिवा। और दूसरी जानिब ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब के लिए ईवान में तो अपोजिशन नहीं है, अब एक तगड़ा लीडर ऑफ अपोजिशन वहां नहीं होगा। ज़ाहिर एक फॉर्मेलिटी के लिए एक सिर्फ वहां पर अपोजिशन जो GDA में से कोई होगा या कोई और होगा मुनहरफ में से, तो असल अपोजिशन टीवी स्क्रीन्स पर और सड़कों पर नजर आएगी। तो ये शहबाज शरीफ साहब के लिए जरूर दर्द-ए-सर होगा, क्योंकि इमरान खान साहब के आप एक्सप्रेशंस चेक करें, उनका बात करने का अंदाज चेक करें, जब से वो हुकूमत में रहे हैं, बल्कि इवन हुकूमत में आने से पहले भी वो 2014 में भी इतने गुस्से में नजर नहीं आते थे जितने इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त गुस्से में नजर आ रहे हैं। लेकिन एक और चीज जो इनके गुस्से में एड अप हो सकती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगले 30 रोज में फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करने जा रही है। ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया इलेक्शन कमीशन को कि अगले 30 रोज में आप फैसला करें। अच्छा, मेरे ख्याल में इसमें कोई फॉरेन फंडिंग या वो एलिमेंट जो है, हमने जो रिपोर्ट स्क्रूटनी कमेटी की देखी उसमें तो कहीं पर भी फॉरेन फंडिंग का इल्जाम नहीं था। प्रोहिबिटेड फंडिंग ज्यादा से ज्यादा आएगी। वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब हुकूमत में नहीं है और इस वक्त वो सड़कों पे निकले हुए हैं। उनका जो नैरेटिव है वो क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि हमें हुकूमत से निकाला गया फॉरेन एड से, गैर मुल्की मदद से, उनका नैरेटिव ये है। तो अब नैरेटिव उल्टा दिया है। अब ये जी 30 दिन बाद फैसला आएगा, 30 दिन बाद क्या फैसला आ सकता है? कहीं स्क्रूटनी कमेटी
पॉइंट टेकन, यानी कि ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फिलहाल तो हाथ में है, लेकिन ये फ्यूचर डिसाइड करेगा कि इतना लॉन्ग टर्म में इस तमाम मोमेंटम को मेंटेन कर पाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नहीं, और ये अर्ली इंतखाबात, अर्ली इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम बात करने जा रहे हैं पावर डिवीजन हुकाम ने जो अपना तमाम काम ना करने का जो मलबा है वो नैब पर डाला है, तो पावर हुकाम क्या कह रहा है, ब्रेक के बाद आपको वो भी बताएंगे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ राजा उस्मान ताहिर साहब हैं। उस्मान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? उस्मान, कहिएगा कि पावर डिवीजन हुकाम ने काम ना करने का जो मलबा नैब के ऊपर डाला है, और उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी सामने आई है कि हमने नैब के खौफ की वजह से कोई काम नहीं किया, और नैब के खौफ की वजह से फैसले साजी पर भी बहुत सारा इम्पैक्ट हुआ है, और LNG बर वक्त खरीदी नहीं जा सकी, जिसकी वजह से। अगर आपको मेरी आवाज़ आए तो मुझे बताइएगा कि तमाम जो मलबा है ये पावर डिवीजन किस बेसिस पर नैब पे डाल रहे हैं? आज बिल्कुल सूरत हाल ऐसी है। आज वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट भी पेश की गई है, वज़ारत तवानाई की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि असल मसला जो है वो पावर प्लांट्स का है। इसमें इन्होंने ये बताया कि 18 पावर प्लांट ऐसे हैं जिनके पैलेट से टूट चुके हैं और तारे में खराब हैं, और इसी हवाले से 7 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास ईंधन ही नहीं है, 9 ऐसे पावर प्लांट्स हैं जिनके पास LNG नहीं थी, और इन 7 पावर प्लांट्स से जो बिजली पैदा हो रही है वो कम से कम 8000 मेगावाट के करीब बिजली पैदा हो रही है, और ये सारे पावर प्लांट बंद पड़े हुए हैं सिर्फ नाअहली की वजह से, बर वक्त इकदाम न करने की वजह से। हालांकि गवर्नमेंट को पता भी था कि आगे गर्मियां आ रही हैं, गर्मियों में जो बिजली की पैदावार है उसमें इजाफा भी होता है, उसकी तलब में इजाफा जो है उसकी मांग बढ़ जाती है, लेकिन इसके बावजूद सारे LNG के जो मायदे थे वो बर वक्त नहीं किए गए, जिसके वजह से एक बहुत बड़ा गैप पैदा हुआ है, और वो पावर प्लांट जो LNG के ऊपर चलते हैं अब वो उनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। आपने नए मायदे करने हैं LNG के, पाकिस्तान पहुंचते कम से कम 1 महीने का टाइम लगता है, तो अब गर्मियों का जो सीजन है पीक पे शुरू होने वाला है, तो अभी से लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो दही इलाकों में तो 1 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इस तरह शहरों में भी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ता जा रहा है, तो रमजान का महीना भी है, तो शहरियों की मुश्किलात जो है वो दिन ब दिन इनमें इजाफा होता जा रहा है, और ये ऐसे इकदाम है जो प्लान किए जाते हैं करने चाहिए थे, और अब सर के ऊपर जब आके पड़ी है तो फिर अब भागना शुरू कर दिया है। और आज वज़ीर-ए-आज़म को भी जो रिपोर्ट पेश की गई है यही कहा गया है कि 8000 मेगावाट के पावर प्लांट सिर्फ नाअहली की वजह से बंद पड़े हैं, इनके ऊपर जो बर वक्त अगर फैसले किए जाते तो आज ये सूरत हाल ना होगी। जी राजा उस्मान साहब, इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता बदतरीन लोड शेडिंग के हवाले से पहले ही वजाहतें देना शुरू कर दी गई हैं कि ये तो नैब की वजह से काम नहीं हुआ। हालांकि जो अगर ऐसी कोई चीज़ थी तो पहले मंजर आम पे नहीं आई, अचानक हुकूमत तब्दील होते ही ये नैब की याद आ गई पावर डिवीजन को, और वो कह रहे हैं जी हम तो इस डर से हमने काम ही नहीं किया और मुआहदे ही नहीं हुए। अदील बड़ाई साहब, ऐसी बात है, ये लेम एक्सक्यूजेज होते हैं ये बताने के लिए, और सारा मलबा उनके ऊपर गिराया जा रहा है कि देखिए जी हमने तो इस वजह से काम नहीं किया, हमें इस वजह से रोका जा रहा है, इस वजह से रोका जा रहा है। हालांकि असल वजह ये नहीं थी, ये काम अगर जो वज़ीर तवानाई थे उनकी सरबराही में काफी दफा मीटिंग भी हो चुकी थी, सेक्रेटरी पावर डिवीजन है उनकी जानिब से इक़दाम उठाए जाने चाहिए थे, क्योंकि उनको पता था कि आगे गर्मियां आ रही हैं और गर्मियों में बिजली की तलब में इजाफा हो जाता है, और जैसे बिजली की तलब में इजाफा होगा, जब आप मीट नहीं करेंगे तलब और रसद को, तो ये सूरत हाल होनी ही होनी है। और LNG के पावर प्लांट, LNG के जो मायदे हैं उस वास्ते से पहले बहुत सारी हम खबरें दे चुके हैं कि पाकिस्तान ऐसे कई मायदे हैं जो बर वक्त जिनकी बोली उसमें पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया है, और वो मायदे पाकिस्तान नहीं कर सका, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में मसाइल पैदा होंगे। लेकिन हुकूमत की जानिब से जो हमाद अजहर साहब हैं बार बार बैठ के यही बताते रहे कि नहीं जी हमने बर वक्त मायदे कर दिए हैं, हमारी जनाब शिप्स आ रही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, और वही हुआ। अब LNG का एक बहरान शुरू होने वाला है, और जो प्लांट्स हैं उनके लिए बड़े मसाइल बन रहे हैं, और खासकर जो सार्फिन है, बिजली के सार्फिन है, उनके लिए मसाइल है। उस्मान, ये नाअहली हुकूमत की थी कि बर वक्त फैसले नहीं लिए गए, नैब पर ही मलबा क्यों डाला जा रहा है? डेफिनेटली ये नाअहली हुकूमत की थी, और नैब को तो बहाना बनाया जा रहा है ना। अब उनको पता है कि गवर्नमेंट दूसरी चली गई है, तो अब नैब एक बहाना इसलिए बनाया जा रहा है कि देखिए जी हमने काम करना था और नैब ने हमें काम करने नहीं दिया। हम ये सोच रहे थे कि अगर ये इस तरह कर लिया जाए तो शायद नैब भी हमारे आड़े आ जाता, शायद ऐसा हो कि ये काम करे तो नैब बीच में आ जाता। तो ये वो मैंने कहा कि ये वो लैम एक्सक्यूजेज हैं कि जो एक बहाना बना के काम नहीं किया जा रहा। इससे पहले भी काम होते रहे हैं, और नैब तो बेजा मुदाखलत करता ही नहीं है किसी भी काम में। अगर आप मायदे कर रहे हैं, अगर साफ शफाफ तरीके से मायदे हो रहे हैं, तो नैब में आपको छेड़ेगा।
ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल से स्टोरी को हमारे साथ शेयर किया। दिल, आपकी तरफ आऊंगी। ये तमाम सिचुएशन अभी उस्मान साहब ने ये बताई है, इसमें नाहली अगर हम देखें तो सारी की सारी या तो पावर डिवीजन की खुद है कि उन्होंने बर वक्त काम नहीं किया, या हुकूमत से काम निकलवा रहे हैं। ये मलबा नैब पे डालने की कोशिश क्यों की जा रही है? देखें, एक तो आने वाले दिनों में जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि लोड शेडिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो उसमें एक तो ये जिम्मेदारी आसानी से डाल दी गई जी कि नैब की वजह से हमने ये नैब जो है, चलें जी मौजूदा हुकूमत की, यानी जो हालिया साबिका हुकूमत जो है, अगर उसकी बात कर लें तो ऐसी सिचुएशन तो नहीं थी पिछले 1-2 बरसों में। तो अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है जी कि अगर कोई बद इंतज़ामी है या जो हुकूमत छोड़ के गई उसकी भी अगर नाअहली है, तो ये सारी चीज़ मैं समझता हूँ नैब पर डालना मुनासिब नहीं है। लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आने वाले दिनों में वैसे भी जिस तरह शाहिद हकान अब्बासी बात कर रहे हैं जी, नैब को ख़त्म कर देना चाहिए, नैब को बंद कर देना चाहिए, नैब के इख्तियारात जो हैं, तब होती ना जब इदारा कोई काम करता, उसमें कोई खराबी आती या उसमें कोई चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट करती, उसके बाद नैब की मुदाखलत होती। काम ही नहीं किया गया तो नैब मुदाखलत कहाँ से करता? ये जब IPPs के साथ मुआहदे रीनिगोशिएट हुए थे उस वक्त भी ये मसला आया था और उसमें कहा गया जी कि पहले नैब से अप्रूवल लेके दें, मतलब एक काम हुआ ही नहीं। तो उसके और उससे आप वक्त से पहले एक चीज से अप्रूवल के जी आप इस पे हाथ नहीं डालेंगे, मकसद ये है। टाइम खत्म हो चुका है नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले हफ्ते चोरी करेंगे। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।